इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा स्टार्टिंग का थियरी देख लेंगे अपन। If an investor hold large number of securities, if an investor hold large number of securities, it is desirable to keep an account of each security so that profit or loss be ascertained and that all the interest that is due is accounted for. ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था कि इन्वेस्टर हर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग बनाना, जितने हो सके उतने हर एक के अकाउंट अलग रहेंगे ताकि एक तो प्रॉफिट या लॉस पता चल सके और हर डिबेंचर का या फिर हर इन्वेस्टमेंट का अगर इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट अपन अकाउंटिंग कर सके। उसके बाद मार्केट प्राइस दो टाइप के कल अपन ने देखे थे, कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। बायर ऑलवेज ट्राई टू गिव द प्राइस विच इज कम इंटरेस्ट। एज ए बायर अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो प्राइस है इसमें सब मिला हुआ है, अलग से कुछ नहीं दूंगा मैं। और सेलर क्या कोशिश करेगा कि जो प्राइस दोनों के बीच में डिसाइड हो रहा है वो कौन सा प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट। बायर ट्राई करेगा कि जो प्राइस पे डिस्कशन हो रहा वो प्राइस कौन सा रहना, कम इंटरेस्ट रहना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। भाई मैं खरीद रहा ना, तो मैं जो ये प्राइस बोल रहा ना इसमें सब इंटरेस्ट वगैरह सब आ गया, अलग से नहीं दूंगा मैं इंटरेस्ट। और सेलर बोलता कि भाई प्राइस फाइनल होने के बाद बोल सकता कि भाई ये जो प्राइस हुआ ना ये एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में जो भी डिसाइड होगा वो फाइनल रहेगा। अगर बायर और सेलर बोल रहे कि कम इंटरेस्ट है ये, तो कम इंटरेस्ट। दोनों ने डिसाइड किया एक्स इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज आर ऑफन सोल्ड इन बिटवीन टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। Fixed interest bearing securities are often sold in between two interest payment dates. तो ओपन मार्केट में जब बाइंग एंड सेलिंग होती ना तो वो जनरली दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में होती, कहीं पे भी हो सकती, वो 8 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना कहीं पे भी कोई भी डेट पे बाइंग एंड सेलिंग हो सकता। द एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दैट इज फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ परचेज और सेल is payable by the buyer to the seller। जितना भी इंटरेस्ट एक्रूड हुए वाला है, एक्रू मतलब लास्ट टाइम इंटरेस्ट जो भी दिए थे और ट्रांजैक्शन हो रहा मान लो 2 महीने के बाद, तो ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है ना वो बायर पे करेगा किसको, सेलर को, क्योंकि उस टाइम पे सेलर ही होल्ड किया हुआ था वो डिबेंचर को। एज बायर इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर फुल पीरियड इंक्लूसिव ऑफ प्रायर परचेज पीरियड ऑन द नेक्स्ट ड्यू डेट। उसका रीजन क्या है कि बायर को इंटरेस्ट कलेक्ट करने का राइट है पूरे पीरियड का, पूरे 6 महीने का या साल भर का जो भी होगा, इंक्लूसिव ऑफ प्रायर पीरियड, जब वो डिबेंचर होल्डर नहीं था उस टाइम का भी पीरियड का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। कब मिलेगा ये इंटरेस्ट, नेक्स्ट ड्यू डेट पे, आने वाले ड्यू डेट पे। दस द सेलर गेट इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ सेल एंड परचेजर अर्न द इंटरेस्ट ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। Purchaser and seller agree among themselves on either of the following two prices. Purchaser and seller agree among themselves on either of the following two prices: term interest price or X interest price. Term interest price is a price inclusive of accrued interest on the security. As the price is inclusive of interest, purchaser need not pay additional sum towards the interest accrued. Term interest price कौन सा प्राइस है, inclusive of interest। तो जो प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस है वही प्राइस पे करना है, इंटरेस्ट अलग से देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है इस प्राइस के अंदर। इसी को कम इंटरेस्ट बोलते हैं, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस द प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, हेंस द परचेजर हैज टू पे एडिशनल सम टुवर्ड्स द इंटरेस्ट एक्रूड। परचेजर हैज टू पे एडिशनल सम टुवर्ड्स द इंटरेस्ट एक्रूड। अभी इंटरेस्ट एक्रूड आ रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब कंपनी ने जो टाइम पे लास्ट टाइम इंटरेस्ट दिया था वहां से लेके डेट ऑफ परचेज और सेल तक का इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट जमा हुए वाला, जो कंपनी
परचेज और सेल के डेट पे तो नहीं देती कंपनी, बोलती कि भाई हमारा डिसाइडेड डेट है, उस डेट पे हम देंगे तुमको, तुम बाइंग एंड सेलिंग पहले कर लो, क्या करना है वो, और तुम तुम्हारा इंटरेस्ट का जो भी एक्सचेंज है वो कर लो, लेकिन हमारा जो डिसाइडेड डेट है उसी डेट पे हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो पीरियड में सेलर ने होल्ड किया उसको सेलर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और जो पीरियड में बायर होल्ड कर रहा आगे के पीरियड में उसको बायर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो दोनों क्या करते हैं, एक प्राइस डिसाइड करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की जब प्राइस डिसाइड करेंगे डिबेंचर की या जो भी डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी रहेगा, वो प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस हो सकता है या तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, फॉर्मूला कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट माइनस। ठीक है, और इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इसका मतलब एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, मिस्टर एक्स परचेस्ड फ्रॉम वाई 415% डिबेंचर, ये 400 क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ डिबेंचर, 415% डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड एट 95 कम इंटरेस्ट, एट 95 कम इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ अज्यूमिंग फेस वैल्यू एज 100, अज्यूमिंग फेस वैल्यू एज 100, तो मिस्टर एक्स परचेज, मिस्टर एक्स ने परचेज किया 400 डिबेंचर परचेज किए, 100 रुपए का एक डिबेंचर है फेस वैल्यू का, 15% से, 15% उसका डिबेंचर का रेट है, और कितने में खरीदा, 95 में, डिस्काउंट में खरीदा, बोलने का मतलब मिस्टर एक्स ने डिस्काउंट में डिबेंचर परचेज किया, 95 रुपीज में परचेज किया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन 1/6/2005, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। एबी लिमिटेड का इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 30 जून और 31 दिसंबर, इसने कब खरीदा, 1 जून, तो इसका मतलब इसके पहले एबी लिमिटेड ने इंटरेस्ट दिया था 31 दिसंबर को 2004 को। ठीक है, और 1 जून 2005 को क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने डिबेंचर खरीदे, मार्केट से खरीदे वाले, एबी लिमिटेड से नहीं खरीदे। अगर एबी लिमिटेड से खरीदे होते तो इंटरेस्ट एक्रूड का सवाल ही नहीं आता, बिकॉज कंपनी फर्स्ट टाइम डिबेंचर इशू कर रही, तो फिर इंटरेस्ट एक्रूड कहां से हो गया। देखो कभी भी याद रखना है, ये चैप्टर में जब भी कोई पर्सन डिबेंचर परचेज किया बोला या सिक्योरिटीज परचेज किया बोला, तो क्वेश्चन में वो सिक्योरिटीज कहां से परचेज किया ऐसा अज्यूम करना है अपने को, मार्केट से, ओपन मार्केट से, ओपन मार्केट से किया है ऐसा ही समझना है। नाम दे दिया इसका मतलब ये मत समझो कि एबी लिमिटेड से मिस्टर एक्स ने खरीदा। अगर एबी लिमिटेड से मिस्टर एक्स ने खरीदा होता तो 1 जून से इंटरेस्ट चालू होगा ना, पहले का कैसा रहेगा इंटरेस्ट। एबी लिमिटेड तो कंपनी है जिसका डिबेंचर खरीद रहा, तो ये मिस्टर एक्स ने जो परचेस किया ना, ये कहां से किया, ओपन मार्केट से किया, किसी और पर्सन से किया परचेस। हाँ, किसके डिबेंचर परचेस किया वो दे रहा हूं, एबी लिमिटेड के डिबेंचर परचेस किया, एबी लिमिटेड से डिबेंचर परचेस नहीं किया उसने, उसने किया किसी और पर्सन से, मिस्टर वाई मिस्टर जेड जो भी नाम का पर्सन होगा, वो नाम यहां पे नहीं दे रहा अपने को। ठीक है, यहां दिया नीचे देखो लास्ट में, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर, रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऊपर यहां बोला नहीं था कि यहां पे दिया ना, फ्रॉम वाई भी दिया हुआ है, चलो सभी दिया क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स परचेस्ड फ्रॉम वाई 415% डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 95। अच्छा, वाई का नाम नहीं भी देता तो याद रखो कभी भी मार्केट से खरीदे ऐसे ही ट्रीट करना है अपने को, ओपन मार्केट से ही डिबेंचर परचेस किए वाले हैं इन्वेस्टर ने। ठीक है, हाँ, तो अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं एक्स के बुक में और वाई के बुक में। एक्स कौन है, परचेजर, और वाई कौन है, सेलर। डिबेंचर हैव बीन परचेज्ड, debentures have been purchased on 1/6/2015. Previous interest must have been paid on 31st December 2014। कहां से आ गया बीच में, अच्छा ये 15 करना पड़ेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 है ना, इसको 15 कर देना है। ठीक है, तो आंसर के हिसाब से 15 आना चाहिए वहां पे। तो 1/6/2015 को डिबेंचर परचेस किए, प्रीवियस इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ऑन 31 December 14। देयरफॉर सेलर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट फॉर 5 months। बेचने वाले पर्सन को 5 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज आने वाले 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट देने वाली है, और 1 जून को क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने परचेस कर लिया मिस्टर वाई से डिबेंचर,
तो मिस्टर वाई एक्सपेक्ट क्या कर रहा कि मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए और मुझे डिवेंचर बेचना भी है। और ये जो 95 रुपीज दोनों के बीच में रेट डिसाइड हुआ, ये कौन सा इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट। 95 कम इंटरेस्ट प्राइस है वो, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो गया, अलग से इंटरेस्ट नहीं देगा वो मिस्टर एक्स। ठीक है, तो यहां पे आगे क्या दिया? फ्रॉम 1/1/2015 टू 31 May 2015 दिस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन कम इंटरेस्ट प्राइस 95, अलोकेशन बिटवीन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी एज अंडर। अब क्योंकि 400 डिबेंचर है और 95 रुपीज से उसने खरीदा कम इंटरेस्ट, कितना होता बोलो मुझे? 400 इंटू 95, 400 इंटू 95 कितना? 38,000। अब ये 38,000 को अपने को डिवाइड करना पड़ता दो पार्ट में, कॉस्ट ऑफ मिस्टर एक्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर टू मिस्टर एक्स, एंड इंटरेस्ट पोर्शन, बिकॉज इट इज ए इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस है वो, तो 38,000 अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है तो कॉस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है? तो अपन अगर इसमें से इंटरेस्ट निकाल के साइड में लिख दिए तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बच जाता बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर पकड़ सकते हैं। तो अब इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कल अपना जो फंडामेंटल बेसिक्स मैंने बताया था उसमें 40,000 के डिबेंचर है, ये 40 कहां से हो गया? 400 नंबर, 100 रुपए फेस वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं अपन, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%, 15% इनटू 5 डिवाइड बाय 12, इंटरेस्ट कितना आ रहा देखो, कितना? 2,500। अगर इंटरेस्ट 2,500 है तो 38,000 में 2,500 लेस करो, 35,500 ये कॉस्ट हो गया। तो यहां पे देखो कैलकुलेशन क्या है, टोटल प्राइस टू बी पेड 400 इंटू 95, 38,000। सो मिस्टर एक्स विल पे टू मिस्टर वाई 38,000 टोटल, उसके ऊपर 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है अलग से, लेस क्योंकि ये कम इंटरेस्ट प्राइस था 38,000, इसके लिए इंटरेस्ट को अपन अलग कर देंगे। देखो इन्वेस्टमेंट तुमने कितने में खरीदा, अगर किसी ने पूछा तो तुम 35,500 ही बोलना सही है। ये 2,500 रुपए तुम इंक्लूड करके नहीं बोल सकते, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैंने 38,000 दिया तो मेरे लिए 38,000 कॉस्ट है। अरे ये 38,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है जो तुमको कंपनी से बाद में मिलने वाला है। दिस 38,000 इंक्लूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट तुमको कंपनी से मिलने वाला है, ऐसे मिस्टर एक्स के एंगल से बोल रहा मैं। तो वो इंटरेस्ट को तुम कॉस्ट कैसे पकड़ सकते हैं? जो चीज तुम खरीद रहे हैं और तुमको पता है कि इसमें का कुछ पैसा आगे जाके मुझे मिलने वाला है, तो उसको कॉस्ट में से निकाल दो, उसको कॉस्ट पकड़ ही नहीं सकते अपन। जैसे एग्जांपल AS10 में भी आएगा तुमको ये, अगर मैंने कोई असेट खरीदा, मान लो असेट खरीदा 5 लाख रुपए का असेट है वो, 5 लाख रुपीज का, और इसके ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लग गए 50,000, 50,000 के ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस समझो इंपोर्ट किया मैंने, और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस असेट के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है ना हम तुमको 6 महीने में रिफंड कर देंगे वापस, जितना भी पे करे तुमने वो तुमको वापस रिफंड कर देंगे। तो मैं 5.5 लाख रुपए पे असेट को कॉस्ट बोल के रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये तुम्हारा 5.5 लाख है, लेकिन ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफंडेबल है, रिफंडेबल है तो वापस माइनस करो, इट इज नॉट ए कॉस्ट। 50,000 तुम जो पे कर रहे ना, वो 50,000 तुमको गवर्नमेंट वापस भी पे करने वाली है, अभी डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, या तुमको पहले ही पता है खरीदते हो तक। Whatever duties and taxes we are going to pay is going to receive again back to the company. So 5,50,000 again 50,000 लेस कर दो, या इसमें से समझो 50% टैक्सेस रिफंड होने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, 50% तुम्हारे तुमको टैक्सेस वापस कर देंगे, तो 25,000 रुपए लेस हो जाएगा। तो कॉस्ट निकालते वक्त तुम क्या करना, जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस या किसी तरह से पैसा तुमको वापस मिलने वाला है वो लेस कर दो, क्योंकि ये कंफर्म है पहले ही तुमको, तो तुम्हारा कॉस्ट ये नहीं बनता, इसको कॉस्ट नहीं बोल सकते तुम। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब इफेक्टिवली कॉस्ट क्या रहता? पेड फॉर परचेजेस, एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड लेस एनी इनकम और एनी रिफंड विच इज ऑलरेडी इंकर्ड, जो भी इंकर्ड कर दिया लेकिन वापस रिफंड मिलने वाला वो लेस करते अपन, उसके बाद कॉस्ट आता अपने। ऐसा मत समझो कि कॉस्ट के अंदर सब खाली ऐड ही होता, लेस कुछ भी नहीं होता, लेस भी होता अगर वो पहले अपन ने पे करे ऐड कर दिए, बाद में रिफंड हो रहा बोल के लेस करना पड़ता उसको। तो वैसे ही यहां पे भी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी क्या है, ये जो 2,500 रुपए तुमको कंपनी से वापस मिलने वाले, एबी लिमिटेड तुमको अभी 6 महीने का इंटरेस्ट देने वाली है, आने वाले 1 महीने के बाद, आने वाले 1 महीने के बाद तुमको कंपनी कितना पैसा देंगी? 2,500 प्लस वो 1 महीने का और इंटरेस्ट जो अपन होल्ड कर रहे हैं, मिस्टर एक्स जो होल्ड कर रहा, तो पूरे 3,000 रुपए मिलेंगे तुमको, 3,000 रुपए, 40,000 पे 15% 6 महीने का, 3,000 रुपए तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। तुम अभी 2,500 रुपए पे कर रहे सामने वाले को, तो तुम्हारा इफेक्टिवली कॉस्ट कितना है डिबेंचर का? तुम कितने में डिबेंचर खरीद रहे? 35,500। सो
पेमेंट कितना कर रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिबेंचर के लिए पेमेंट कितना कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर के लिए तुम पेमेंट 35,500 कर रहे, ये जो 2500 रुपए पे कर रहे ना वो इंटरेस्ट पोर्शन है, ठीक है। और मिस्टर एक्स के बुक में कल अपन ने एंट्री भी देखे थे, व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। बायर, बायर के बुक में एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 15% डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 35,500, ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, प्लस इसमें ब्रोकरेज भी है, लेकिन अभी फिलहाल में ब्रोकरेज का पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, खरीदते हो तक जो भी खर्चा होता ना वो भी ऐड होता, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज आता वो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों हुआ, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनकम रहता अपना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये टर्म का मीनिंग क्या है, इट इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्या रहता, ये लोन थोड़ी ना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इनकम, इट शुड बी क्रेडिटेड ओनली, इट कैन नेवर बी डेबिटेड। बट अभी एंट्री में डेबिट क्यों कर रहे, बिकॉज आने वाले टाइम में अपने को 6 महीने का क्रेडिट करना है, 5 महीने का अभी डेबिट कर लो, 6 महीने के बाद में क्रेडिट करेंगे, तो 1 महीने की इनकम अपने बुक में रिकॉर्ड हो जाती है। और सही में अगर देखेंगे एग्जाम्पल में, तो मिस्टर एक्स जो है वो 1 महीने के इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल है, एक्चुअल में देखे तो मिस्टर एक्स को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने का कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई तूने 1 जून को लिया, 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट दे रही तुमको, तो तुमको कितना इंटरेस्ट मिला, 1 महीने का ही मिलना चाहिए, मिल रहा कितना, 6 महीने का, तो वो जो 4-5 महीने का जो पहले का इंटरेस्ट है ना वो अपन ऑलरेडी पे कर दे, किसको पे कर दे रहे, सेलर को, मिस्टर वाई को। तो एक्स के बुक में एंट्री देख लो, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कल देखे थे ये एंट्री मैंने बताया था। और यही अगर वाई के बुक में देखेंगे ना, वाई के बुक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, देखो इधर बैंक क्रेडिट 38 है तो इधर डेबिट 38 हो गया, सेलर बोल रहा 38,000 मिला तो बायर बोल रहा 38,000 पे किया, तो वाई के बुक में देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड 35,500, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया, 2500 रुपए क्रेडिट हो गया। एक्चुअली 2500 रुपए क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि 5 महीने हो गए अपन ने डिबेंचर होल्ड किया हुआ है, और अपने को 6 महीने के बाद जैसे 6 महीने हो जाएंगे तो कंपनी अपने को इंटरेस्ट नहीं देने वाली है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सोल्ड द डिबेंचर टू एक्स। सो वाई के लिए ये 5 महीने की इनकम अभी रिकॉग्नाइज कर दे रहा हूं, और रिकॉग्नाइज कर भी सकता क्योंकि अपन एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, पैसे मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे नहीं भी मिले और समझो ईयर एंडिंग रहता था, मान लो ये जो वाई है ना उसका ईयर एंडिंग 1 जून रहता था, मान लो 1 जून को इसका ईयर एंडिंग एग्जांपल, या 31 मई को पकड़ लो ईयर एंडिंग, तो उस केस में ये इंटरेस्ट इनकम वो रिकॉग्नाइज करता था एज ए इनकम बोल के, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री करते थे अपन फाइनल अकाउंट में, यहां पे भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में ईयर एंडिंग है नहीं और वाई को पैसा मिल रहा डायरेक्टली, आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना है, पैसा मिल गया, किससे मिला, कंपनी से नहीं मिला, जिसको अपन ने डिबेंचर बेचे उससे मिल गया, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब अगर किसी ने पूछा वाई को कि तूने डिबेंचर बेच दिया ना, कितने में बेचा, तो उसने यही बोलना चाहिए प्राइस 35,500, 35,500 ही राइट अमाउंट है, 38,000 पैसे मिले होंगे उसको, लेकिन 38,000 में नहीं बेचा उसने बेचा 35,500 में, क्योंकि ये 2500 रुपए तो उसको वैसे भी मिलने वाले थे, वैसे भी कंपनी से मिलने वाले थे, अगर रुकता तो 1 महीना रुकता तो 2500 5 महीने का वैसे भी मिलने वाला था, लेकिन ये अमाउंट जो है अभी किससे ले लिया अपन ने, एक्स से ले लिया, और डिबेंचर कितने में बेचा बोले तो 35,500 में, इसके लिए इन्वेस्टमेंट के सामने कितना आ रहा है 35,500। चलो अगर सेम क्वेश्चन है ऊपर जो अभी अपन ने पढ़ा, अगर वो एक्स इंटरेस्ट बोल देता तो क्या होता, वो जो प्राइस है 35,500 सॉरी कितना डिसाइड हुआ था 95 रुपीज, अगर ये क्वेश्चन में मैं खाली कम को कट करके एक्स कर दूं वहां पे, तो क्या क्या चेंजेस होंगे इस क्वेश्चन में, चेंज क्या होगा फिर, टोटल प्राइस पेड इज इक्वल टू 400 इंटू 95 38,000 प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली टोटल प्राइस की जगह यहां पे बोलेंगे प्राइस फॉर डिबेंचर ओनली, डिबेंचर का प्राइस कितना है 38,000, एड इंटरेस्ट 40,000 इंटू 15% इंटू 5/12, ये कितना आ रहा 2,500, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 38 प्लस 2,500 40,500। एंट्री में क्या चेंज होगा, एक्स मिस्टर एक्स के बुक में एंट्री में इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 38,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू बैंक अकाउंट
40,500, 4,500, ये देखो एंट्री नीचे यहां पे है 38,000 का अमाउंट एज पर द प्राइस गिवन, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं अमाउंट फॉर डिवेंचर। डिवेंचर के लिए अमाउंट 38 दिया अपन ने, इंटरेस्ट के लिए 2500 रुपए देंगे, तो टोटल मिला के कितना पेमेंट करेंगे 40,500, बिकॉज एक्स इंटरेस्ट प्राइस डिसाइड हुआ। ठीक है, और एक्स के बुक में एंट्री देख लो, इन्वेस्टमेंट इन एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वाई के बुक में वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिस इज एन इनकम इन दिस चैप्टर। जब भी अपन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो ये इनकम अकाउंट हो गया, और जब भी अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे तो ये तो अपना एसेट हो गया। एसेट क्रेडिट कब होगा, जब बेचेंगे, एसेट डेबिट कब होगा, जब खरीदेंगे। खाली वर्ड लिखते तो क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ, तो इन्वेस्टमेंट इन, अब बॉन्ड्स होगा तो बॉन्ड्स लिख सकते हैं, डिवेंचर होगा तो डिवेंचर लिख दो, जनरली डिवेंचर ही रहता, और कंपनी का नाम। ठीक है, बिकॉज एवरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुड बी सेपरेटली प्रिपेयर्ड, हर इन्वेस्टमेंट सेपरेट बनेगा। एबी लिमिटेड के अंदर तुमने डिवेंचर खरीदा, कितने भी खरीदो, 10 खरीदो, 15 खरीदो, कितने भी खरीदो, ये अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई अकाउंट में अगर अलग से तुमने डिवेंचर खरीदा तो उसका अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है, सीडी अकाउंट में अलग बनेगा, सीडी लिमिटेड अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ सीडी लिमिटेड, तो हर एक डिवेंचर का अलग अलग बनेगा, हर एक डिवेंचर का अलग। ठीक है, इफ द नेचर ऑफ रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज एडवाइजेबल टू ट्रीट एज एक्स इंटरेस्ट, तो वो नोट लिख के करना है अपने को, ऐसे एक्स इंटरेस्ट लिखने के पे नीचे नोट लिखेंगे, अज्यूमिंग दैट द रेट्स गिवन आर एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द रेट्स गिवन आर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो ये अजम्पशन लिख के अपन क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। कल मैंने बताया कि अगर 4-5 ट्रांजैक्शन है, उसमें एक का दे दिया, दूसरे 4 का नहीं दिया, तो ऑपोजिट वाला ट्रीट करते हैं अपन। ठीक है, सबके नहीं दिया तो अपना अजम्पशन एक्स इंटरेस्ट बोल के रहेगा, और सबके दे दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो अजम्पशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी निकालो, फॉर्मेट भी बताया था कल मैंने, इसमें नंबर कॉलम अपन नहीं प्रिपेयर करेंगे, बाकी सब बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, अमाउंट, इंटरेस्ट। इसमें अकाउंटिंग का मेन कॉलम है अमाउंट और इंटरेस्ट, ये दो मेन कॉलम है। अमाउंट रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट अकाउंट, एंड इंटरेस्ट अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इसका कभी भी क्रेडिट साइड ही टोटल ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट का, क्योंकि नेगेटिव कैसे हो सकता, तुमने डिवेंचर खरीदा कंपनी का, तो उसका डेबिट बैलेंस कैसे हो सकता, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, तो इसके लिए ऑलवेज क्रेडिट साइड ही ज्यादा रहेगा, ये साइड कम गिरेगा, तो 2 P&L ही आने वाला है यहाँ पे। हाँ, अमाउंट कॉलम में 2 P&L भी आ सकता है, बाय P&L भी आ सकता है अमाउंट कॉलम में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैन बी सोल्ड एट लॉस, बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कभी भी प्रॉफिट ही रहने वाला है, क्योंकि तुम क्या कर रहे, डिबेंचर पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे, तो या तो जीरो रहना चाहिए या तो P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, P&L में क्रेडिट होगा ये, तो ये कभी भी इधर ही आने वाला है इंटरेस्ट कॉलम का 2 P&L। अगर कभी तुम्हारा बाय P&L आ गया इंटरेस्ट कॉलम में, इसका मतलब तुम्हारी कुछ तो मिस्टेक हो रही कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इंटरेस्ट कॉलम इज ऑलवेज 2 P&L ही आएगा इंटरेस्ट कॉलम में। हाँ, अमाउंट कॉलम में बाय P&L भी आ सकता, क्योंकि तुमने 100 में खरीदा और 98 में बेचा, तो बाय P&L ही आने वाला है। बेचते तक तुम कम में बेचेंगे तो लॉस ही होगा ना, तो लॉस पॉसिबल है अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, on 1st April 2018, 1st April 2018, XY and company, XY and company, अच्छा XY and company held, इसका मतलब ये है इन्वेस्टर, कंपनी कैन बी एन इन्वेस्टर, कंपनी मेन बिजनेस कंपनी का बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स डिवेंचर हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन ही आएगा, कोई सोल ट्रेडर या फिर ऐसा कोई इंडिविजुअल पर्सन आएगा। ठीक है, एक्सवाई एंड कंपनी जो है ना, ये कोई कंपनी का नाम नहीं है जो डिवेंचर
कंपनी जिसके डिबेंचर है, यहां पे ये जो बोल रहा है ना 1 अप्रैल 2018 एक्सवाई एंड कंपनी हेल्ड, इसके पास ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 9% डिबेंचर इन मुंबई लिमिटेड, ये है कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, अपन किसका अकाउंट बना रहे, इन्वेस्टर का अकाउंट बना रहे, अपन इन द बुक्स ऑफ एक्सवाई एंड कंपनी करने वाले। इन द बुक्स ऑफ एक्सवाई एंड कंपनी अपना अकाउंट क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर ऑफ मुंबई लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर ऑफ मुंबई लिमिटेड। तो अकाउंट का हेडिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इतना भी लिख सकते हैं, लिखना है तो शॉर्ट में। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट अपने बहुत सारे अलग अलग जगह पे है तो फिर इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर ऑफ मुंबई लिमिटेड अकाउंट, मुंबई लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो अपने को जनरली एक ही कंपनी में एक्सवाई एंड कंपनी ने बाइंग सेलिंग किया वाला है, उसके ट्रांजैक्शन देंगे अपने को क्वेश्चन में जनरली क्या होगा, अगर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ही कंपनी रहेंगी जिसके डिबेंचर अपन खरीद रहे बेच रहे, अपना बिजनेस है वो। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते। ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10,000 एट ए कॉस्ट ऑफ 8,000, 10,000 रुपए के फेस वैल्यू के 8,000 में खरीदे वाले, सॉरी खरीदे नहीं, ओपनिंग बैलेंस है, हेल्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, ये 8,000 रुपए, उसकी फेस वैल्यू 10,000 है। इसके पहले ही 1 अप्रैल के पहले ही क्या हुआ, एक्सवाई एंड कंपनी ने मुंबई लिमिटेड के डिबेंचर मार्केट से खरीदे हुए हैं 10,000 रुपए के फेस वैल्यू के, कितने में खरीदे उन्होंने, 8,000 में, पहले ही खरीदे हुए। टू बैंक नहीं लिखना है अपने को, ओपनिंग बैलेंस है वो, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हेल्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्सवाई एंड कंपनी हेल्ड 9% डिबेंचर इन मुंबई लिमिटेड ऑफ द फेस वैल्यू 10,000 एट ए कॉस्ट ऑफ 8,000, मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 9,000, मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 9,000। अपन ने कितने में खरीदे, 8,000, मार्केट वैल्यू कितना है, 9,000। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 करंट इन्वेस्टमेंट्स AS 13 के हिसाब से करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, या NRV भी बोल सकते हैं इसको, नेट रियलाइज वैल्यू, whichever is less, whichever is less। जो अपना क्लोजिंग स्टॉक का गोल्डन रूल है ना, क्लोजिंग स्टॉक का जो गोल्डन रूल है वही रूल है सेम, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस और NRV whichever is less। ठीक है, और व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज नोन एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज कल अपन ने देखा था कि एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देयर आर टू कंडीशंस फॉर क्लासिफाइंग एज करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट के लिए दो कंडीशन थे, इंटेंशन टू होल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने के ऊपर होल्ड करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन इजीली मार्केटेबल, इजीली मार्केटेबल। और व्हाट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा डेफिनेशन था। जो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है फिर। ठीक है, और AS 13 क्या बोलता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस, उन्होंने निगेटिव भी दिया हुआ है एक्सेप्शन, अनलेस द डिक्लाइन इन वैल्यू इज नॉट अ परमानेंट इन नेचर, ऐसा दिया हुआ है। डिक्लाइन इन वैल्यू इज नॉट अ परमानेंट इन नेचर, मतलब तुमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और तुम्हारा कॉस्ट है मान लो 10,000 रुपए, और सडनली कुछ तो ऐसी न्यूज आई कि वो जो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए में किए तुमने, उसकी वैल्यू 5,000 रुपए हो गई सीधा, कुछ दिनों में सेलेक्ट, कुछ ऐसे सडनली 2-4 दिनों में क्या हो गया, रेट एकदम डाउन हो गए। जैसे बहुत बार क्या होता है, अपन लैंड खरीद लेते और बाद में पता चलता वो एरिया में ना पानी नहीं है जमीन के नीचे, या उस एरिया में ज्यादा अर्थक्वेक होने के चांसेस है। ऐसा अगर अपने को न्यूज मिली खरीदने के बाद, तो फिर अपन बेचने निकाले तो कोई लेता ही नहीं, क्योंकि पूरे मार्केट में न्यूज फैल गए वाली है। तो अपन बेचने निकाले, अपन बोलते 10 का 10 आ गया तो भी चलता, 10,000 में लिए ना, अपन 10,000 ही दे देंगे, कोई लेने को तैयार नहीं, वो सीधा 4,000 5,000 में मांग रहे। तो ऐसे केस में अपना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, बट
इफ द डिक्लाइन इन वैल्यू इज ऑफ परमानेंट नेचर देन प्रोविजन शुड बी मेड। अगर तुम्हारा जो वैल्यू है कॉस्ट, जैसा 10,000 रुपए कॉस्ट है, अब ये 5,000 हो गया और इसका अब 5,000 से ऊपर आना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। परमानेंट नेचर में 5,000 हो गया वो, ऐसा नहीं कि और 4-5 दिन में वापस 10,000 हो जाएगा। ये कोई शेयर मार्केट के ऐसा नहीं था, लैंड है और लैंड की वैल्यू एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो है ना जनरली एकदम स्लोली होती, या तो कुछ रीजन की वजह से ऐसे पॉसिबल है कि सडनली डाउन हो गया। जैसे पता चला कि गवर्नमेंट वो पूरे लैंड को रिजर्वेशन में ले लिए, अपन ने खरीद लिए थे, अब गवर्नमेंट बोल रही कि कंपलसरी एक्विजिशन में जाने वाला है तुम्हारा लैंड, तो उस केस में अपन बेचने निकाले। तो ऐसे केस में अगर रेट नहीं मिला अपने को और अपने को लग रहा कि अब ये मुश्किल है 5,000 के ऊपर जाना, आने वाले 5-6 साल तो, अब 10-15 साल तो ये वापस रेट नहीं बढ़ेंगे इतना इजीली, और अपन तो खरीद के रख दिए 10,000 में, तो ऐसे केस में प्रोविजन करो। फिर 5,000 रुपए का जो लॉस है ना वो रिकॉर्ड करो, इसके लिए प्रोविजन करो फिर। बट जनरल रूल क्या है? इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन करंट इन नेचर देन इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, ये जनरल रूल है। इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। टेम्पररी मार्केट वैल्यू में चेंजेस जो भी होते हैं वो चेंजेस मत देखो। जैसे तुमने 10 साल के लिए कोई शेयर्स खरीदे, ठीक है, 100 रुपए में एक शेयर खरीदा तुमने, अब इसकी वैल्यू 95 होती है ईयर एंडिंग पे, तो मत देखो। 110 होता है तो भी मत देखो, 200 रुपए हुआ तो भी मत देखो उसको, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन बेचना है ही नहीं, नॉन करंट है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, इंटेंशन बेचने का है ही नहीं, तुमने 10 साल के लिए रखा हुआ है उसको। बट अगर ये 100 रुपए की वैल्यू सीधा कुछ रीजन की वजह से, जेन्युइन रीजन की वजह से मान लो 5 रुपए पे पहुंच जाता है, कुछ रीजन की वजह से, मतलब सडनली पता चला कंपनी में फ्रॉड है वगैरह, ऐसा कुछ हो गया, और तुमको पता है कि अब ये बढ़ना बहुत मुश्किल है, लॉन्ग टर्म भी है, तो क्या हो गया, ये इंक्रीज होना बहुत डिफिकल्ट है, यहां से बढ़ना बहुत मुश्किल है, या तो बढ़ भी गया तो 10 रुपए 15 रुपए के ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे केस में तुम अब इसका प्रोविजन करो। एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ कॉस्ट पे वैल्यू होता, तो आंसर फॉल्स रहेगा। क्यों फॉल्स रहेगा? बिकॉज एक्सेप्शन है, AS 13 में एक्सेप्शन दिया हुआ है। AS 13 क्या बोलता है कि इफ द डिक्लाइन इन वैल्यू इज ऑफ परमानेंट इन नेचर या नॉट टेम्पररी, ऐसा दिया हुआ है, नॉट अ टेम्पररी इन नेचर। नॉट टेम्पररी मतलब परमानेंट। तो अगर तुम्हारी वैल्यू डिक्लाइन हो गई और वो परमानेंट नेचर की नहीं है, नॉट टेम्पररी है, तो इन दैट केस यू हैव टू मेक द प्रोविजन। उसका लॉस का रिकॉर्ड करो, फिर उसके लॉस के लिए तुम क्या करो, एंट्री करके रखो, उस लॉस को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में जनरल बात करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। वो एक्सेप्शन वाला भी याद रखो, लेकिन बिकॉज केस लॉ टाइप क्या करता, क्वेश्चन बना के देता कि कंपनी वांट्स टू वैल्यू एट कॉस्ट, ऐसा एक दे देगा कि ऐसा ऐसा कंपनी ने किया और उसकी वैल्यू डाउन हो गई वगैरह, जो भी देगा क्वेश्चन में, केस दे देगा अपने को, नीचे आखिरी में बोलेगा कंपनी अकाउंटेंट वांट्स टू वैल्यू द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, कमेंट बोलेंगे, या तो वेदर द कंपनीज अकाउंटेंट इज इंटेंशन इज करेक्ट और रॉन्ग, मतलब उन्होंने जो अकाउंटेंट जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो सही है या गलत है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ अपना एक ही मेन आंसर है उसमें कि कंपनी एज पर AS 13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, बट if the decline in value is of permanent in nature, then it should be then the company should make a provision for that, company should make a provision for that, and वो जो अकाउंटेंट है उसका जो इंटेंशन है कि कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी AS 13 के अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंट नेचर से अगर डिक्रीज होती है, परमानेंट नेचर से, तो उसका प्रोविजन करना चाहिए, अकाउंट्स में प्रोविजन करना चाहिए उसका, जो कि अकाउंटेंट नहीं कर रहा, तो वो टू दैट एक्सटेंट उसका आंसर गलत हो रहा बोल के, ठीक है। तो वो AS के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन सकते, तो एक्सेप्शन वाले भी याद रखना है अपने को। तो यहां पे क्या हुआ, 10,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर अपन ने कितने में खरीदे, 8,000 में। अभी नहीं खरीदे वाले, पहले कभी खरीदे वाले, अपने को क्वेश्चन में कब खरीदे नहीं बोल रहा, वो खाली बोल रहा कि ओपनिंग में है अपने पास। मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 9,000। अब तुम आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो क्या कर रहा, ये मुंबई लिमिटेड के जो डिबेंचर है वो बेच रहा खरीद रहा, बेच रहा खरीद रहा, इसका मतलब उसके वो इंटेंशन जो है 12 महीने के ऊपर होल्ड करने का नहीं है। बाइंग सेलिंग जब कोई करता एक आधी कंपनी के डिबेंचर, इसका मतलब उसका वो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या था, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, एक तो रेडीली मार्केटेबल होना चाहिए और इंटेंशन नॉट टू होल्ड मोर देन
12 मंथ्स। तो यहां पे देखो तुम बाइंग सेलिंग कर रहा हो कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब ये कौन से इन्वेस्टमेंट है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। और करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है वैल्यूएशन का? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। तो 9,000 रुपए उसका मार्केट प्राइस है, 8,000 रुपए कॉस्ट है, तो अपन कौन सी वैल्यू पे लेंगे इसको? 8,000 पे, कॉस्ट पे लेंगे उसको। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। चलो अभी ये क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट एक ही डेट दिए वाला है। मुंबई लिमिटेड का इंटरेस्ट पेमेंट डेट एक ही है, 31 दिसंबर एवरी ईयर। साल में एक ही बार इंटरेस्ट देंगे वो। तुम साल भर किससे भी बाय कर लो, सेल कर लो, क्या करना है कर लो, 31 दिसंबर को जिनके पास डिबेंचर रहेंगे उनको हम इंटरेस्ट पे करेंगे, साल भर का पूरा पूरा 1 ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे। ऑन 1 दिसंबर 2018, ऑन 1 दिसंबर 2018 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 6,000। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या रहता? फेस वैल्यू। कंपनी अकाउंट्स में था फेस वैल्यू को और भी नाम है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जनरली अपन जनरल एकदम रेगुलरली यूज करते हैं। फेस वैल्यू को और भी दो नाम है, पार वैल्यू भी बोलते हैं उसको, पार वैल्यू, पार वैल्यू, या तो नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू 6,000 वेर परचेस्ड फॉर 5,000। 1 दिसंबर को क्या हुआ, XY एंड कंपनी ने 6,000 रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर 5,000 में खरीदे, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट खरीदे। ये जो 5,000 है ना, एक्स इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एंड ऑन 31 दिसंबर 2018 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 2,000 वेर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर 1,900। 1,900 में 2,000 रुपए के फेस वैल्यू के कम इंटरेस्ट में बेच दिया उन्होंने। On 1 January 2019, debenture of nominal value 6,000 were bought at 5,800। 6,000 के नॉमिनल वैल्यू 5,800 में बॉट करे। अब खाली यहां पे प्राइस नहीं दिया उसने, यहां पे वो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं बोला, एक जगह पे एक्स इंटरेस्ट बोला हुआ है, एक जगह पे कम इंटरेस्ट बोला हुआ है। तो यहां पे अपन अजम्पशन लिखेंगे कि जो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पकड़ेंगे अपन, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 90 रुपीज। 90 रुपीज मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 31 मार्च को कितना है, 90 रुपीज है। 31 मार्च को मार्केट वैल्यू 90 रुपीज है। मेक आउट एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ XY एंड कंपनी, शो द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च ईच ईयर इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट अप्लाइंग द FIFO मेथड और मार्केट प्राइस। स्टॉक ऑन 31 मार्च, कौन सा स्टॉक? इन्वेस्टमेंट का स्टॉक, जो इन्वेस्टमेंट है ना उसकी बात कर रहा है। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च ईच ईयर इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मतलब ये सिंपली उसका बोलना है कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, और AS 13 क्या बोलता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर। ये क्या दिया, अप्लाइंग द FIFO मेथड। अब जब इन्होंने सेल करे तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि सेल कौन सा किया फिर, क्योंकि खरीदे वाला भी है, ओपनिंग बैलेंस भी है इनके पास। तो इन्वेंट्री का जैसा FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, LIFO मेथड है ना, वैसे यहाँ पे दो ही मेथड देते हैं अपने को, एक तो LIFO नहीं तो वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ठीक है, दोनों से भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अभी फिलहाल में FIFO और वेटेड एवरेज, LIFO नहीं आता। LIFO मेथड जो है ना वो फॉलो नहीं करते, FIFO मेथड नहीं तो वेटेड एवरेज एज पर AS 13। तो AS 13 के हिसाब से आइदर इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट FIFO बेसिस और वेटेड एवरेज बेसिस। तो यहां पे बोल रहा है कि FIFO बेसिस अप्लाई करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर फाइनली उसकी वैल्यू निकालो। तो अब ये क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट ऐसे जो पहले तुमको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुंबई लिमिटेड जो है, मुंबई लिमिटेड, इनका मुंबई लिमिटेड जो है ना, उनका इंटरेस्ट पेमेंट डेट क्या है, 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। अब इनकी अकाउंटिंग ईयर क्या है अपने को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अपन मुंबई लिमिटेड के लिए अकाउंट नहीं बना रहे। मुंबई लिमिटेड कौन है, जिस कंपनी में डिबेंचर खरीदे गए। डिबेंचर किसके खरीदे गए, मुंबई लिमिटेड के। कहां से खरीदे, मुंबई लिमिटेड से नहीं खरीदे, मार्केट से खरीदे। मार्केट में जो इन्वेस्टर है ना उनसे खरीदे वाले, मुंबई लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं बीच में। हाँ, खाली मुंबई लिमिटेड के पास कब पहुंचना है, 31 दिसंबर को। एज ए इन्वेस्टर मुंबई लिमिटेड के पास अपने को 31 दिसंबर को बस जाना है और उनको बोलना है कि हमारे पास इतने डिबेंचर है और उसका इंटरेस्ट लेना है अपने को। अब बात करते हैं XY लिमिटेड की।
एक्स वाई एंड कंपनी, जो भी है वो एक्स वाई एंड कंपनी है, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है एक्स वाई एंड कंपनी, क्योंकि अपन इसका अकाउंट बनाने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसका बना रहे हैं अपन? एक्स वाई एंड कंपनी का, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब एक्स वाई एंड कंपनी का ईयर एंडिंग बहुत मैटर करता। ईयर एंडिंग क्या है मालूम? क्या एक्स वाई एंड कंपनी का 1 अप्रैल ईयर का बिगिनिंग है, 31 मार्च ईयर का एंड है। ये कैसे समझा? उसने ओपनिंग बैलेंस कब दिया? देखो 1 अप्रैल 2018, मतलब ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। और लास्ट में देखो क्वेश्चन में क्या दिया? स्टॉक ऑन 31 मार्च ईच ईयर इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ 31 मार्च। इसका मतलब 31 मार्च 2019 ये ईयर एंडिंग है किसका? एक्स वाई एंड कंपनी का। प्रॉब्लम क्या है यहां पे? इंटरेस्ट पेमेंट डेट 31 दिसंबर है, ईयर एंडिंग 31 मार्च है। इसका मतलब इंटरेस्ट यहां पे देने वाली है कंपनी, कौन? मुंबई लिमिटेड। यहां पे इंटरेस्ट देंगे मुंबई लिमिटेड। और 3 महीने का क्या होगा? ये 3 महीने का, क्योंकि अब इसके बाद इंटरेस्ट कब देने वाली है? 31 दिसंबर को वापस। 31 दिसंबर को आज मिलेगा तो वापस 31 दिसंबर को मिलेगा, जब अपने पास जितने भी डिबेंचर रहेंगे उसके ऊपर। तो फिर अपन 31 मार्च को जब ईयर एंडिंग करेंगे तब अपन ये 3 महीने का क्या करना? तो यहां पे अपने को इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करनी पड़ती है। इंटरेस्ट एक्रूड, 3 महीने की इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करनी पड़ती है। मतलब जितने भी डिबेंचर अपने पास 31 मार्च को है उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट अपना एक्रूड होने वाला है। एक्रूड होने वाला मतलब कंपनी देंगी तो नहीं, अभी मुंबई लिमिटेड अभी तो पे नहीं करेंगे क्योंकि वो 31 दिसंबर उनका डिसाइडेड डेट है, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए अपने को उसको आना है बोल के एंट्री करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट आना है। तो क्या एंट्री बनेगी बोलो मुझे इंटरेस्ट एक्रूड की? इंटरेस्ट अगर आना है तो क्या रहता है अपने लिए? असेट या लायबिलिटी? अगर कंपनी से इंटरेस्ट आना है अपने को तो असेट है अपने लिए, तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट आना है ना, असेट है ना, तो डेबिट कर दिया मैंने टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री होती है। एंट्री समझो ये क्यों क्यों कर रहे हैं अपन? ये एंट्री क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट और इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग डेट मैच नहीं हो रहा। और वेन एवर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट डेट ऑफ द ईयर एंडिंग डेट ऑफ द इन्वेस्टर ये मैच नहीं होगा, तब ये एंट्री होने वाली है ईयर एंडिंग में। ईयर एंडिंग पे एंट्री होंगी ये इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री का लॉजिक क्या है? ये अपने लिए असेट है और ये अपने लिए इनकम इंक्रीज हो जाती है। देखो जनरली इनकम मिली तब तो एंट्री अपन यही करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो मिलने के टाइम पे एंट्री हो जाती है, ये वाली एंट्री। इसका प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत इजीली समझ में आता कि जब भी किसी को इनकम मिलेंगी तो एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है तो इन्वेस्टर के एंगल से ये एंट्री बहुत ईजी है। बट ईयर एंडिंग पे ये एंट्री कब होती कब नहीं होती वो समझना जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट और इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग डेट ये मैच हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता। तो उस केस में ये एंट्री नहीं बनती, फिर ये एंट्री नहीं होती। इफ द कंपनीज इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड इन्वेस्टर ईयर एंडिंग डेट ये दोनों अगर सेम हो गए तो फिर ये एंट्री नहीं बनती वहां पे, क्योंकि उसी दिन अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक्रूड हुआ ही नहीं ना कुछ। भाई जिस दिन कंपनी का इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस दिन मिल गया और वही ईयर एंडिंग डेट है इन्वेस्टर का, एक्स वाई एंड कंपनी का ईयर एंडिंग डेट भी वही है, तो उस केस में ये एंट्री का लॉजिक ही नहीं है। बिकॉज तुम आज ईयर एंडिंग बना रहे और आज अपने को मुंबई लिमिटेड ने इंटरेस्ट दे दिया आज यहां तक का, अब आज का अपना ईयर एंडिंग है तो एक्रूड कहां पे हुआ? जितना अभी तक बनता उतना पूरा दे दिया कंपनी ने, मुंबई लिमिटेड ने पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो उस केस में ये एंट्री नहीं होती। तो ऑलवेज इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री कब होंगी? इसका सिंपल आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर ईयर एंडिंग डेट एंड कंपनी मतलब यहां पे वो डिबेंचर जिसके अंदर अपन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट डेट नॉट ईयर एंडिंग डेट। देखो हो सकता है कि मुंबई लिमिटेड का ईयर एंडिंग भी 31 मार्च हो, तो मुंबई लिमिटेड का और एक्स वाई एंड कंपनी का ईयर एंडिंग ये नहीं मैच कर रहे अपन, इसको नहीं देख रहे अपन, इनका क्या ईयर एंडिंग है अपने को कोई लेना देना नहीं है मुंबई लिमिटेड का। क्या ऐसा हो सकता क्या कि मुंबई लिमिटेड ने इंटरेस्ट 31 दिसंबर को देने का डिसाइड किया एवरी ईयर, बट उनका ईयर एंडिंग 31 मार्च है? पॉसिबल है भाई, उनका इंटरेस्ट पेमेंट डेट जरूरी थोड़ी ना है कि ईयर एंडिंग ही रहना जरूरी है। मुंबई लिमिटेड को लगा कि भाई हम 31 दिसंबर को हमारा इंटरेस्ट पे कर देंगे जितना भी है डिबेंचर होल्डर का 31 दिसंबर को, बट हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है। 31 मार्च इसके बाद में आएगा समझो 31 मार्च, ठीक है। तो अपने को मुंबई लिमिटेड के ईयर एंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में अगर दे भी दिया देखना नहीं, अगर नहीं दे भी दिया तो भी कुछ काम का नहीं है वो। अपने को ये देखना है कि मुंबई लिमिटेड इंटरेस्ट कब दे रहा, कौन से डेट पे, और इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग क्या है। और अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे
तो अपने को ये एंट्री करनी पड़ती, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, ये 31 मार्च को अपन ने ये एंट्री कर दी है, ध्यान से सुनो, 31 मार्च को ये एंट्री अपन ने कर दी है एज ए इन्वेस्टर। अब 1 अप्रैल को क्या करते मालूम क्या, 1 अप्रैल को ये एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड। अब बोलेंगे इसका रीजन क्या है, इसका इंटरेस्ट एंट्री रिवर्स करने का रीजन क्या है? ये अपन ने नॉन ट्रेडिंग में सीखा हुआ है फाउंडेशन के अंदर। नॉन ट्रेडिंग में मैंने बोला था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करो और 1 तारीख को उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि अकाउंटेंट को एंट्री की आदत रहती है मालूम क्या, सैलरी पेमेंट की एंट्री की आदत रहती है उसको, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, साल भर वही करता वो। जबकि उसने अगर लास्ट ईयर की सैलरी पे किया ना तो सैलरी टू कैश नहीं करना चाहिए, उसने करना चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अकाउंटेंट को इतना जनरली, अपने पास जो अकाउंटेंट रहते हैं अपन जनरली वो जिनको नॉलेज ज्यादा नहीं है वैसे पर्सन को बताते कि भाई तू ये एंट्री करते जा, उसको बेसिक एंट्री मालूम है, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री रहते हैं ईयर एंडिंग पे, ईयर बिगनिंग, वो नहीं मालूम रहते, तो वो सीनियर अकाउंटेंट करता। वो सीनियर अकाउंटेंट क्या करता, वो बोलता कि अकाउंटेंट जो जूनियर को, तेरा काम क्या है, सैलरी किसी भी साल की रहने दो, तेरा काम है सैलरी टू कैश करने का, सैलरी जब भी पे करेंगे तो सैलरी टू कैश एंट्री होंगे। अब क्या होता, लास्ट ईयर के एंड में अपन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करके रख दी है। क्या एंट्री करें अपन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लास्ट ईयर के एंड की एंट्री है, एंड ऑफ द ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री एंड ऑफ द ईयर की है। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नेक्स्ट डे पे, अगले ही दिन, जैसे ये 31 मार्च को एंट्री करे तो 1 अप्रैल को एंट्री क्या करते अपन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब इससे क्या हो जाता, ये तो है लास्ट ईयर का और ये है करंट ईयर का, तो अब कोई भी क्या बोलेगा कि सर करंट ईयर की सैलरी को कम क्यों कर रहे हैं अपन, करंट ईयर की सैलरी को कम कर रहे हैं ना अपन, देखो ना क्रेडिट कर रहे हैं, लास्ट ईयर का सैलरी अकाउंट तो क्लोज हो गया पीएनएल में जाके, लास्ट ईयर की सैलरी तो क्लोज हो गई पीएनएल में जाके, इस साल अपना क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अपन करंट ईयर के बिगिनिंग में पहली एंट्री पास कर रहे हैं, 1 अप्रैल को ये एंट्री पास कर दे रहे। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, जब लास्ट ईयर की सैलरी जो 5,000 रुपए पे करना है वो पे करेगा, तब एंट्री क्या करेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी है, 5,000। अब मुझे बोलो ये एंट्री में और ये एंट्री में, ये जो 5,000 की एंट्री ये थी 5,000 की और ये 5,000 की एंट्री है, इसमें अल्टीमेटली सैलरी कट हो गया तो बचेगी क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब जो एडजस्टमेंट अकाउंट, देखो एक्चुअल में अकाउंटेंट ने एंट्री करनी चाहिए थी आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो लास्ट ईयर की सैलरी थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एंट्री को रिवर्स कर देते और नॉर्मल एंट्री पास करते, फिर हर साल क्या करते, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एंट्री को रिवर्स कर देते, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जो भी रहते ना वो सब रिवर्स कर देते एंट्रीज को। एंड ऑफ द ईयर में जो भी एंट्री किए तुमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के, वो सब क्या करो 1 तारीख को रिवर्स कर दो। और बाद में अब तुमको ये सोचना नहीं है कि कौन से साल की सैलरी पे कर रहे, सैलरी पे कर रहे ना कोई भी ईयर की रहने दो, लास्ट ईयर की रहने दो या करंट ईयर की रहने दो, ये एंट्री करते जाओ तुम, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता। क्योंकि इसमें क्या होता, ये दोनों अकाउंट कट हो जाते, अल्टीमेटली जो एंट्री होनी चाहिए वो हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती। अब यहां पे भी जो मैं बता रहा ना, इसमें भी क्या है, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री है ईयर एंडिंग पे, ईयर एंडिंग पे जो इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री है ना, इसको 1 तारीख को अपन क्या करेंगे, 1 तारीख को इसको रिवर्स कर देंगे, 1 तारीख को इसको रिवर्स कर देंगे अपन। ये एंट्री को रिवर्स करना मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अपने को 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड का एंट्री रिवर्स कर देना है, लास्ट ईयर का रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड। अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुमने क्या किया, डेबिट किया। अब जब ये पैसा मिलेगा, क्योंकि ये 3 महीने का पैसा आगे मिलने वाले थे ना अपने को, अपन एंट्री आउटस्टैंडिंग की क्यों किए 31 मार्च को, क्योंकि आने वाले 31 दिसंबर को ये 3 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है अपने को, आने वाले 31 दिसंबर को ये 3 महीने का भी मिलेगा और 9 महीने का करंट ईयर का भी मिलेगा। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या करो, अभी डेबिट कर लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 महीने का डेबिट हो जाएगा, और जब बाद में 12 महीने का मिलेगा तब क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 9 मंथ की करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड हो जाती और 3 महीने की लास्ट ईयर की इनकम अपनी लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो गई, इस साल अपन खाली उसकी। तो ये अभी अपन जब क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे ना, तो तुमको मैं इसका रीजन ही बताता। तो सबसे पहले क्या करो, 1 मिनट, इसमें कितने परचेज है बोलो मुझे, ओपनिंग बैलेंस छोड़ के कितने परचेज है क्वेश्चन में, पूरे वापस सेंटेंस पढ़ के बोलो, परचेज कितने बार किया उसने पूरे साल भर में। साल भर का क्वेश्चन है ये, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा, 31 मार्च तक का है 2018, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा, 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा।
अब पूरे सेंटेंस पढ़ के जहां जहां पे परचेज बोला उसने, तो ऐसे कितने परचेज है टोटल? 2 बार परचेज है। और सेल कितने बार है? सेल कितने बार है? सेल एक ही बार है क्या? ठीक है, 2 बार परचेज है और 1 बार सेल है, और ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस तो ब्रॉड डाउन आ जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स परचेज है और 1 टाइम सेल है। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का है अपने को एक्स वाई एंड कंपनी का। एक्स वाई एंड कंपनी है, इन्वेस्टर है, तो उसके लिए अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। और एक्स वाई एंड कंपनी का ईयर एंडिंग है 31 मार्च। ठीक है। और जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31 दिसंबर। एक ही है, साल में एक ही बार 31 दिसंबर। और जब कभी भी सिक्योरिटी जिस कंपनी की है और उनका इंटरेस्ट पेमेंट डेट वो अगर ईयर एंडिंग डेट से मैच नहीं होता इन्वेस्टर के ईयर एंडिंग से, तो तुमको इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करनी पड़ती है। इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज अब मुझे बोलो 1 अप्रैल को इनके पास ओपनिंग बैलेंस है 10,000 के फेस वैल्यू के 8,000 रुपए। क्या इसका 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड नहीं हुआ अभी तक? इसके ऊपर लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिए थे एक्स वाइन कंपनी को? मुंबई लिमिटेड ने इन डिबेंचर पे, ओपनिंग बैलेंस के डिबेंचर पे इंटरेस्ट कब दिए थे? ये 10,000 रुपए के 8,000 में जो खरीदे वाले 31 दिसंबर को लास्ट ईयर। अभी कौन सा है? 1 अप्रैल। तो ये 3 महीने का क्या फिर? तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड का एंट्री करना पड़ेगा। वो लास्ट ईयर ही कर दिया उन्होंने 31 मार्च को। इस साल 1 अप्रैल को अपन क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देंगे। 1 अप्रैल को अपने को रिवर्स करना है। एंट्री ऑलरेडी लास्ट ईयर हो चुकी है। अपन कौन से ईयर का बना रहे वो मैटर करता। 31 मार्च 2019 का बना रहे अपन। इन्होंने 31 मार्च 18 को इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री ऑलरेडी कर लिए होंगे। अब अपने को 1 अप्रैल को क्या करना है? एक तो डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड का भी अपने को एंट्री करना, इंटरेस्ट एक्रूड की भी एंट्री करना है। ठीक है। तो पहले क्या करो, एक काम करो, पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करो इसका। फॉर्मेट वर्टिकल पेज पे आएगा या नहीं आएगा चेक कर लो, अदरवाइज 2 पेज यूज कर लो, चलता वैसे भी। अच्छा, 2 पेज अगर यूज करेंगे तो हाफ पेज ड्रॉ करेंगे तुम, नीचे हाफ पेज दोनों साइड बचे वाला रहेगा, तो उसमें एक वर्किंग नोट बनने वाली है। वर्किंग नोट इस तरह से वर्किंग नोट बनेगी, ये वर्किंग नोट। ठीक है। एक छोड़ के 2 बनेंगे तो तुम्हारा नीचे का दोनों साइड भी कम यूज हो जाएगा। मतलब 2 पेज कॉमन यूज करेंगे तो एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, हाफ पेज वैसा ड्रॉ कर लो। और ये साइड में, लेफ्ट साइड में एक वर्किंग नोट आ जाएंगे और राइट साइड में एक वर्किंग नोट आ जाएंगे। तो इस तरह से 2 वर्किंग नोट भी बनने वाले हैं। ये वर्किंग नोट जो है ना, ये ऑलमोस्ट डिबेंचर के हर क्वेश्चन में बनने वाली है। मतलब ये जो अभी वर्किंग नोट अपन प्रिपेयर करेंगे ये पूरे क्वेश्चंस में बनाने का है अपने को, ये वाली वर्किंग नोट। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में तो मेन आंसर ड्रॉ करो पहले। इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट for the period from, for the period from 1/4/2018 to 31st March 2019। 1/4/2018 to 31st March 2019। उसके नीचे लिखो सिक्योरिटीज, मतलब किस चीज में तुमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अपन क्योंकि हेडिंग में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के लिखा हुआ है, तो अब ये सिक्योरिटी में लिख देंगे 9% डिबेंचर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड, 9% डिबेंचर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड, 9% डिबेंचर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड। नाइन परसेंट डिबेंचर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड। इंटरेस्ट ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर, 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर।
एंड फेस वैल्यू ₹100 पर डिबेंचर अज्यूम, फेस वैल्यू ₹100 पर डिबेंचर अज्यूम। ठीक है, तो एक अराउंड 12 to 15 लाइन्स ड्रॉ करो इसको, 12 to 15 लाइन्स ड्रॉ करना है। ट्वेल्व टू 15 लाइन्स। रेडी है फॉर्मेट ये? ठीक है, तो ये फॉर्मेट में कुछ भी लिखने के पहले अपन हर क्वेश्चन में एक साथ में एक वर्किंग नोट भी बनाएंगे। एंड ये वर्किंग नोट का हेडिंग है परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर टोटल 8 कॉलम्स है, 8 कॉलम्स है। ठीक है, और ये सेम टू सेम वर्किंग नोट एक और चैप्टर में काम आने वाली है आगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोल के एक चैप्टर है, उसमें भी ये वर्किंग नोट कहीं कहीं पे बनने वाली है। तो वर्किंग नोट 1, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वर्टिकल एक पेज पे आ जाएगा, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने लाइन का बनाएंगे? एक 8 लाइन्स, 6 to 8 लाइन्स, 8 लाइन्स फॉर्मेट चाहिए, मतलब 8 लाइन्स नीचे तुम्हारे स्पेस चाहिए। ये हेडिंग लिखने के बाद 8 लाइन्स चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फेस वैल्यू, उसके बाद 3 कॉलम है लेकिन उसके लिए एक हेडिंग है इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम टू नंबर ऑफ मंथ्स। और फिर लास्ट 3 कॉलम है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, वर्किंग नोट 2 का अभी कुछ भी मत बनाओ, वो एकदम आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते वक्त, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की। फिलहाल में सिर्फ वर्किंग नोट 1 का फॉर्मेट प्रिपेयर करो। रेडी के फॉर्मेट? तो पहले वर्किंग नोट 1 पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही मेन आंसर में जाना है अपने को। इसमें क्या अपने को पता चलेगा कि कौन सा परचेस कौन से प्राइस पे किए वाला है, उसका एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या है, तो यहां पूरा उसका कैलकुलेशन हो जाएंगे अपने। तो क्वेश्चन का जो मेजर इंफॉर्मेशन है परचेस सेल का, वो पूरा यहां पे आ जाएगा। और फिर एंट्री करना है तो फिर बाद में लिखना ही काम है अपना, फिर तो फटाफट एंट्री हो जाएंगी, मतलब फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हेडिंग में अपन ने क्या लिखा, परचेस एंड सेल, दोनों के ट्रांजैक्शंस का यहां पे, तो एक बार पहले हेडिंग लिखो परचेस, परचेस, परचेस बोल के हेडिंग लिखो। अब एक बार क्वेश्चन में देखो कौन से डेट पे पहला परचेज हुआ, फर्स्ट परचेज कौन से डेट पे हुआ, ओपनिंग बैलेंस नहीं, फर्स्ट परचेज बोल रहा मैं, फर्स्ट परचेज कौन से डेट पे हुआ,
ऑन 1st December 2018 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 6,000 वेर परचेस्ड फॉर 5,000 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे पहले लिखो 1st December, 1st December 2018। क्या है उसका नॉमिनल वैल्यू, क्या है देखो, फेस वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, फेस वैल्यू कितना है उसका, 6,000 है क्या, क्वेश्चन भी देखो साथ में, क्वेश्चन में क्या दिया, 6,000 दिया नॉमिनल वैल्यू। नाउ 6,000 के डिबेंचर अपन ने परचेस किए, मुंबई लिमिटेड में 6,000 डिबेंचर के परचेस किए अपन ने, 1 दिसंबर को परचेस किए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम, अब मुझे बताओ ये जो 1 दिसंबर को अपन ने खरीदे, इसके पहले कंपनी ने इन डिबेंचर पे इंटरेस्ट कब दिया था, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये 6,000 के जो डिबेंचर अपन ने परचेस किए ना, ये कंपनी से नहीं खरीदे अपन ने, ये मार्केट से खरीदे, मतलब ये डिबेंचर बहुत पहले से मार्केट में है ऑलरेडी, और अपने को किसी पर्सन से खरीदना है, खरीदे अपन ने, तो इसके पहले वो पर्सन जिससे अपने खरीदे, उसको लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था, 31 दिसंबर 2017, राइट है ना, 31 दिसंबर 17 को दिए होंगे। तो इसका मतलब इंटरेस्ट एक्रूड कहां से होना चालू कर दिया, उसके बाद वाला डेट, उसका बाद वाला डेट क्या है, 31 दिसंबर 17 के बाद वाला डेट क्या है, 1 जनवरी 2018। तो ये जो फ्रॉम लिखा हुआ है ना, ये फ्रॉम का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट एक्रूड कहां से स्टार्ट हो रहा, तो ये जो 1 दिसंबर को परचेस किया अपन ने, इसका इंटरेस्ट लास्ट टाइम कंपनी ने कब दिया था, 31 दिसंबर 2017 को दिया था। तो इंटरेस्ट चालू हो गया एक्रू होना 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी 2018 कहां तक, 1 दिसंबर तक। तो यहां लिखो 1 दिसंबर, कहां से कहां तक, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट के अगले दिन से ले रहे अपन, फ्रॉम द 1/1/2018 टू 1/12/2018। तो मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रूड होने वाला है, 11 मंथ्स, 11 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स 11। चलो अब बोलो मुझे, क्वेश्चन में जो प्राइस दिए वाला है वो कौन सा प्राइस है, और एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, प्राइस कौन सा दिए वाला क्वेश्चन में, ये जो 5,000 रुपए दिया ना उसने, ऑन 1 दिसंबर 2018 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 6,000 परचेस्ड फॉर 5,000 एक्स इंटरेस्ट। तो पहले क्या करो, एक्स इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो 5,000, एक्स इंटरेस्ट कॉलम में 5,000। अब सुनो, 6,000 के ऊपर 11 मंथ्स का 9% से इंटरेस्ट निकालना है, 6,000 के ऊपर 11 मंथ्स का 9% से इंटरेस्ट कितना, 495, 495, 6,000 के ऊपर 9% 11 मंथ्स का। तो अपना प्राइस कौन सा था, एक्स इंटरेस्ट प्राइस था ना, जो प्राइस डिसाइड हुआ था वो एक्स इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट मिला के क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऐड करके बोलो कितना हो गया, 5495, 5495। तो ये एक बार एनालिसिस हो गया ना, तो बाद में एंट्री बहुत इजी हो जाती है। ये परचेज की एंट्री डेबिट पे आने वाली है, अब कौन से कॉलम में क्या लिखना है वो ही अपने को देखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड परचेज कब हुआ देखो एक बार, उसके बाद सेकंड परचेज कब हुआ, and on 31st December 2018 debenture of nominal value 2,000 were sold come interest for 1,900. On 1st January 2019 debenture of nominal value 6,000 were bought at 5,800, bought at 5,800, but the problem is x interest और कम इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं बोल रहा। तो 1st जनवरी 2019 पहले लिखो, 1st जनवरी 2019। अब इस क्वेश्चन में ना फेस वैल्यू कितना है इसका देखो, 6,000 है क्या, अगेन 6,000 फेस वैल्यू। चलो 1 जनवरी 2019 ये ऐसा डेट है एक्चुअल में जहां पे इंटरेस्ट एक्रूड होता ही नहीं, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों सेम ही रहते हैं। अभी अपन बोल रहे थे अजम्पशन लिखना है, लेकिन अब अपन जब सोच रहे कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कि भाई इंटरेस्ट एक्रूड कितना हुआ, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिए थे कंपनी ने, एक दिन पहले 31 दिसंबर को। तो इंटरेस्ट एक्रूड यहां पे डैश कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एक दिन का है ना, तो अगले दिन तो ट्रांजैक्शन ही हुआ ना, तो परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया, तो
एक्रूड में डैश कर दो, और प्राइस कौन सा डिसाइडेड है, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है, 5800, कुछ भी नहीं दिया। और वैसे भी ये डेट के ऊपर एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ रहेगा ही नहीं, बिकॉज अपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ कर ही नहीं सकते, नंबर ऑफ मंथ्स तो जीरो है ना। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस बोथ आर सेम। अगर कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट डेट के अगले दिन ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उस केस में एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक ही दिन का डिफरेंस है और एक दिन के अंदर एक्रू कुछ भी नहीं हुआ ऐसा समझ के अपने को ट्रीट करना है उसको। ठीक है, तो 5800 जो है ये तुम्हारा दोनों सेम है, एक्स इंटरेस्ट भी है और वो कम इंटरेस्ट भी है, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को कोई इंटरेस्ट एक्रूड नहीं हुआ है। चलो, परचेज के 2 हो गए, अब सेल का एक है शायद, तो सेल बोल के हेडिंग लिखो, सेल बोल के हेडिंग लिख दो। हाँ, अब देखो क्या हुआ, ऑन 31st December 2018 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 2000 वेर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर 1900। तो सेल के अंदर 31st December 2018, 31st December 2018, अब ये भी डेट जो है ना डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट का डेट है, कंपनी का मुंबई लिमिटेड का इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31 दिसंबर। कितना फेस वैल्यू है, 2000, 2000 का फेस वैल्यू, 2000 का फेस वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था, 31 दिसंबर 2017, तो 1 जनवरी 2018 से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया 31 दिसंबर तक, 12 मंथ्स का पूरा, 12 मंथ्स का पूरा। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली कौन सा प्राइस दिया हुआ है अपने को, कम इंटरेस्ट प्राइस 1900, मतलब 1900 में इंटरेस्ट इंक्लूड है। देखो यहां पे एक्स वाई एंड कंपनी जो है ना, उसने सेल किया ना, तो उसने क्या बोला सामने वाले को कि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट आज का ही है और तुम कलेक्ट कर लो, वो मैं जो प्राइस ले रहा तुम्हारे से वो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। सामने वाले को अपन आज बेच रहे और उसको बोल रहे तू इंटरेस्ट कलेक्ट कर ले मुंबई लिमिटेड से, सामने वाले को बोल रहे अपन मुंबई लिमिटेड का इंटरेस्ट तू कलेक्ट कर ले, और हमको 1900 में पूरा इंक्लूड है, उसके अंदर सब इंक्लूड है इंटरेस्ट वगैरह, तो 1900 कम इंटरेस्ट प्राइस है। ठीक है, जिसको अपन सेल कर रहे हैं ना वो पर्सन लेगा इंटरेस्ट अब मुंबई लिमिटेड से आज ही, वो भी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला 31 दिसंबर जो प्राइस दिया हुआ है ना वो 1900 कम इंटरेस्ट है। तो अब एक काम करो, 2000 के ऊपर 12 मंथ्स का 9% इंटरेस्ट निकालो, कितना आ रहा, 180, 180 रुपीज। तो 1900 माइनस 180, 1720, 1720, 1720। तो 2 परचेज और एक सेल है, और क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ये हो गया पूरा। तो अब आ जाओ मेन आंसर में। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ के बोलो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है। On 1st April 2018, XY and company held 9% debenture in Mumbai Limited of face value of 10,000 at a cost of 8,000. Face value 10,000, cost 8,000. This amount column is an investment column. तो cost 8,000. ठीक है, अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि भाई ये जो 10,000 रुपए के डिबेंचर अपने पास है ओपनिंग में 1 अप्रैल को, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ होगा 3 महीने का, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने इसका इंटरेस्ट 31 मार्च को दिया, दिसंबर को दिया होगा। मुंबई लिमिटेड ने इंटरेस्ट इन डिबेंचर पे कब दिया था, ये जो अपने पास ओपनिंग में है 31 दिसंबर, तो ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर में एंट्री क्या किए होंगे कंपनी ने, एंड ऑफ द ईयर में लास्ट ईयर कंपनी ने एंट्री क्या किए होंगे, इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री मैंने अभी बताया तुमको। 31 मार्च को कंपनी का ईयर एंडिंग क्या है, एक्स वाई एंड कंपनी का, एक्स वाई एंड कंपनी का ईयर एंडिंग है 31 मार्च को। वो क्या एंट्री करे होंगे, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कितना इंटरेस्ट है मालूम क्या, 10,000 के ऊपर 9% 3 महीने का, कितना आ रहा, 225 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये लास्ट ईयर के एंड की एंट्री बता रहा मैं,
ये लास्ट ईयर के एंडिंग की एंट्री है 31 मार्च के। अब अपन 1 अप्रैल को ओपनिंग किए, तो 1 अप्रैल को अपन क्या करते हैं, ये एंट्री को ही रिवर्स कर देते हैं। तो एंट्री रिवर्स करना मतलब क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड 225। अब तुम बोलेंगे सर ये दोनों अकाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट एक्रूड अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के हेडिंग में कहां पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना अपना नाम, तो अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट भले ही नाम होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कॉलम क्या बताता, इट इज एन इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। तो अपने एंट्री में इंटरेस्ट इनकम है क्या, यहाँ पे ये वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना अपने इसमें। तो अपना ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हेडिंग है ना, ये दो अकाउंट का काम कर रहा है एट ए टाइम, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का और एक इंटरेस्ट अकाउंट का। तो इसके लिए एंट्री की पोस्टिंग होती है यहाँ पे, ये वाली एंट्री की। अभी जो ओपनिंग में बता रहा ना मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड, तो ये डेबिट साइड पे तुमको क्या करना है, 1 अप्रैल को टू इंटरेस्ट एक्रूड एंट्री करना है, टू इंटरेस्ट एक्रूड। और कॉलम कौन सा रहेगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉलम, डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉलम में लिखो 225, डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉलम में लिख लो 225, और ब्रैकेट में कैलकुलेशन में लिखो 10,000 इंटू 9% इंटू 3/12। हर क्वेश्चन में ये आना चाहिए ऐसा नहीं है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि कंपनी का ईयर एंडिंग डेट, सॉरी कंपनी का बोल रहा मैं, इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग डेट और इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट का डेट, इंटरेस्ट ड्यू डेट जो है ना 31 दिसंबर, अगर ये दोनों मैच नहीं हुए ना तो ये एंट्री आने वाली है। ये एंट्री कब आएंगे, जब कभी भी तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट डेट और ईयर एंडिंग डेट ऑफ इन्वेस्टर मैच नहीं हो रहा, एज एंड व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड ईयर एंडिंग डेट ऑफ इन्वेस्टर नॉट मैचिंग, देन इंटरेस्ट एक्रूड एंट्री विल बी पास्ड, और वो भी 3 मंथ्स की इंटरेस्ट होंगी, मोस्टली 3 मंथ्स का ही रहेगा वो। ठीक है, 225 रुपीज लिख दिया। मॉड्यूल के अंदर देखेंगे ना तुम, यही क्वेश्चन ऐसे मॉड्यूल में बाद में देखेंगे, तो ये 225 को उन्होंने यही लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने, बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने ही लिख दिया इंटरेस्ट के कॉलम में 225, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, खाली अपन क्या कर रहे हैं, अलग से लिख रहे, टू इंटरेस्ट एक्रूड 225 उसी कॉलम में लिख रहे हैं अपन, उन्होंने अलग से एंट्री नहीं करते हुए 1 तारीख को क्या किया, 225 यहीं लिख दिया इंटरेस्ट कॉलम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में वापस अब क्या हुआ देखो, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए और इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर टू, हाँ अभी अपना परचेज और सेल पे आ जाओ। तो ये वर्किंग नोट जो बनाए थे अपने, उसमें पहला परचेज कब हुआ देखो, पहले परचेज हुआ है, सेल हुआ, पहले ये देखना है अपने को, डेट वाइज एंट्री करनी है अपने को। तो मुझे बताओ ये तीनों डेट में सबसे पहला डेट कौन सा है, 1 दिसंबर है ना 2018, 1 दिसंबर 2018। तो परचेज की एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1 दिसंबर 2018, एंट्री याद करो, अभी अभी सुबह अपने एंट्री देखे थे स्टार्टिंग में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे टू बैंक कितना फेस वैल्यू है देखो उसका, ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में बनाए थे अपने, फेस वैल्यू भी लिखा हुआ है 6000 है क्या, फेस वैल्यू 6000 है। हाँ, अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे, अमाउंट कॉलम इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट कॉलम इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सो अमाउंट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा ऑलवेज, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है देखो 5000, और इंटरेस्ट कितना है उसका 495, इंटरेस्ट 495। तो परचेज के लिए ऑलवेज टू बैंक, सेल के लिए बाय बैंक, सेल करते तो पैसा आएगा और खरीदते तक पैसा जाएगा, तो टू बैंक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट 1 में नेक्स्ट डेट क्या है देखो, परचेज या सेल, कौन सा डेट है तीनों में, ये हो गया अपना। तो अब ये दोनों में से कौन सा डेट पहले आ रहा, 31 दिसंबर, सेल है ना पहले, हाँ तो सेल 2000 डिबेंचर का सेल, तो बाय 31 दिसंबर को बाय बैंक, ठीक है, लिखते हो तक एक एक लाइन छोड़ना है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। तो बाय बैंक, और फेस वैल्यू कितना है देखो 2000 है क्या, वर्किंग नोट 1 में सब दिया वाला है, फेस वैल्यू 2000 है। अमाउंट कॉलम कितना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 1720,
सेल करो या परचेस करो, ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस अमाउंट कॉलम में, और इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट 180। ठीक है, तो एंट्री ऐसी हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो गई। पढ़ते हुए कैसे पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, वाई बैंक लिखा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे दो अकाउंट का काम कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट दो अकाउंट का काम कर रहा है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी काम कर रहा है और एक इंटरेस्ट अकाउंट का भी काम कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट में आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, अमाउंट कॉलम में आ गया इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट परचेज या सेल है, देखो एक बार, परचेज या सेल, परचेज ये अभी 1/1/2019, बट एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, इसके पहले 1/1/2019 को जाने के पहले अपना एक और डेट आता, वो 31 दिसंबर जो डेट है, उस पर अपन क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं कंपनी का। मुंबई लिमिटेड से इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे ना भाई, तुम 1 तारीख को चले जाएंगे, 31 का इंटरेस्ट पहले लेंगे ना अपन, और वो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सुनो, डेबिट का टोटल फेस वैल्यू का माइनस क्रेडिट का टोटल। अब कोई बोलेगा सर ये 2000 का आज ही बेचे ना, तो अपन इंटरेस्ट नहीं, अपन ने ऑलरेडी सामने वाले से ले लिए ना, अपन ने 1900 कम इंटरेस्ट बोला हुआ था, अपन जिसको भी डिबेंचर बेचे ना उसको क्या बोले कि ये 1900 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और आज ही कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, तो 1900 हमको दे दे, तू जाके कंपनी से ले ले इंटरेस्ट। वो सामने वाले को अपन ने क्या बोला कि 1900 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, हम इंटरेस्ट के साथ तेरे को ये प्राइस बताया, और 1900 हमको दे दे और इंटरेस्ट तू जाके ले ले। तो अब अपने को इंटरेस्ट कितना मिलेगा कंपनी से, मुंबई लिमिटेड से, तो 16,000 माइनस 2,000, 16 माइनस 2 कितना हो गया। तो एज ऑन 31 दिसंबर तुम क्या करो, 31 दिसंबर को क्या एंट्री होती, इंटरेस्ट मिलने की बाय बैंक, और कैलकुलेशन किस पे करेंगे, 14,000 इंटू 9% इंटू 12/12, 14,000 इंटू 9% इंटू 12/12, 14,000 कैसे है देख लू, 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था, 6,000 रुपए का और खरीदे अपन ने, कब खरीदे मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इंटरेस्ट जितना सामने वाले को देना था वो दे दिया अपन ने। तो अपने को फिलहाल में अभी क्या करना है, ये 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16,000, उसमें से 2,000 बेच दिए अपन ने, भले उस दिन ही बेचे 31 दिसंबर को, लेकिन क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अपने को ऑलरेडी मिल चुका है 180 का, इसके लिए 2,000 पे इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करना है अपने को, ऑलरेडी 180 ले लिया अपने इंटरेस्ट सामने वाले से। तो अभी अपने को बाय इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 14,000 पे, 14,000 पे 9% 12 मंथ्स का कितना आया, 1260। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन एंड होने के बाद मैं तुमको लॉजिकली बताऊंगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे सही आ रहा है, ऑटोमेटिकली सही हो रहा हो, मतलब अपने 3 महीने का डेबिट कर दिए ये वाला 225, लेकिन लेते तक पूरा लिया अपन ने साल भर का, तो ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर की इनकम लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हो गई, करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में रिकॉर्ड हो रही। ठीक है, वो कैसे हो रहा है और नेट अमाउंट कैसे आया अपना P&L अकाउंट में। अभी जो P&L अकाउंट बोल के आएगा 2 P&L नेट इंटरेस्ट, वो अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बरोबर है या नहीं है। कब कर सकते क्रॉस चेक, जब ऐसे कम लिमिटेड ट्रांजैक्शन, 2 परचेज और 1 सेल, इतना कम है तो फिर आराम से कर सकते हैं अपन। वही अगर 8-10 परचेज रहते थे और 7-8 सेल रहते थे तो फिर एक एक कैलकुलेशन फिर डिफिकल्ट जाता था, फिर अपने को जो आंसर ला रहे वो भरोसा करना पड़ता था। ठीक है, तो 31 दिसंबर को 1260 समझ में आ गया, 14,000 पे 9% 12 मंथ्स का। उसके बाद अभी हो गया क्या परचेस, नहीं अभी एक सेल परचेज बाकी है ना, एक और 1 जनवरी को परचेज हुआ ना, वर्किंग नोट 1 में है देखो। अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो परचेज किया 1 दिसंबर का, फिर सेल कर दिया 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को एक और चीज है, अपने पास जितने भी डिवेंचर एज ऑन 31 दिसंबर है उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लो। तो अपने पास 14,000 के डिवेंचर अपने पास तब भी थे 31 दिसंबर को, 16 थे लेकिन 2,000 के उसी दिन बेचे अपन ने, 2,000 के उसी दिन बेच दिए थे, तो 14,000 के थे, तो 14,000 पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया कंपनी से उसी डेट पे 31 दिसंबर को। अब 1 जनवरी को अपने और खरीदे 6,000 1 जनवरी को, तो लिखो डेबिट साइड पे 1 जनवरी 1 जनवरी टू बैंक फेस वैल्यू कितना है 6,000, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है देखो उसका, दोनों सेम ही है मेरे ख्याल से, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। ठीक है, 5,800 डैश, इंटरेस्ट में डैश कर दो, बिकॉज एज ऑन 1 जनवरी देयर इज नो इंटरेस्ट एक्रूड, 5,800। हो गया यहां तक, चलो उसके बाद अब अपने को
क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और साथ में इंटरेस्ट एक्रूड की भी वैल्यू निकालनी है। जैसा ओपनिंग में इंटरेस्ट एक्रूड था 3 महीने का, ये जो ओपनिंग में इंटरेस्ट एक्रूड है 3 महीने का, वैसा क्लोजिंग में भी रहेगा। क्योंकि अब अपन 31 मार्च को डेट लिखने वाले, 31 मार्च, तो मुझे बोलो 31 मार्च जब लिखूंगा मैं, तो ये डेट तक इंटरेस्ट थोड़ी ना मिल चुका है अपने को, 31 मार्च तक इंटरेस्ट मिला क्या अपने को? मुंबई लिमिटेड ने इंटरेस्ट कब तक दिया अपने को? 31 दिसंबर तक दिए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड एंड में भी रहेगा, एंड में भी इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा ना। तो बाय इंटरेस्ट एक्रूड, बोलो कितने डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट एक्रूड होगा? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सुनो, डेबिट की टोटल माइनस क्रेडिट की टोटल, सीधा सीधा है। फेस वैल्यू डेबिट की टोटल करो, कितनी हो रही? ये डेबिट का टोटल कितना हो रहा फेस वैल्यू का? 22 माइनस 2000 कितना हो गया? 20,000। 20,000 पे 9% 3 मंथ्स का। अगर किसी को लग रहा सर ये 1 जनवरी को अपने खरीदा हुआ है, 1 जनवरी को, तो मैंने इंटरेस्ट के कॉलम में कुछ लिखा है क्या? यहां पे इंटरेस्ट कॉलम में कुछ लिखे अपन यहां पे? नहीं लिखे। तो 3 महीने से किसके पास है ये डिबेंचर? ये डिबेंचर किसके पास है 3 महीने से? अपने पास ही है, एक्सवाइन कंपनी के पास है। तो उसका इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना अपने को 3 महीने का। तो ये एक्रूड में वो भी आ गया, ये 6,000 भी आ गया। क्योंकि मैंने क्या किया देखो कैलकुलेशन में, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 माइनस 2,000। क्या ये 2,000 पे अपने को 3 महीने का मिलेगा क्या? ये जो सेल कर दिया अपन ने, सेल करे वाले पे तो वो सामने वाला लेंगे ना, जो भी जिसको बेचे अपन ने। तो अपन क्या कर रहे हैं, डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल। एज ऑन 31 मार्च मेरे पास कितने डिबेंचर है? 20,000। तो 20,000 के ऊपर 9% 3 महीने का। 3 महीने का क्यों? 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च कितना हो रहा? 450, 450, 450। फेस वैल्यू और अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री है वो। तो एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री क्या होती? इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देखो, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हेडिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, लेकिन 2 अकाउंट का एट ए टाइम वो काम कर रहा है। इसके लिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी है ये। तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 450, ये एंट्री हो गई यहां पे। ठीक है, अब एंड ऑफ द ईयर में अपने को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड के हिसाब से अपने को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट निकालना है, उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिए वाला है। देखो यहां पे दिया, द मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर ऑन 31 मार्च 2019, ये देखो यहां पे लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन वॉज 90। तो अभी अपने को ये 90 क्यों दिया 31 मार्च को? क्योंकि अपने को कॉस्ट से कंपेयर करना है इसको। भाई अपने कितने में खरीदे? 90 से कम में खरीदे या ज्यादा में खरीदे? अगर कम में खरीदे तो वो वाली वैल्यू रहेंगी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस। 90 से ज्यादा में खरीद लिया अपन ने, तो फिर 90 रुपीज पे वैल्यू करना पड़ेगा उसको। तो एक वर्किंग नोट ऐसे बनानी है अपने को। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हर चैप्टर में जब ऐसा कोई नई चीज सीखने मिलेगी ना, तो पहले दूसरे क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा लगेगा कि इतना सर इतना सब है, लेकिन जैसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर दिए ना प्रैक्टिस में, तो एकदम सिंपल लगता फिर। तो अभी ट्राई करो कि पहला ही क्वेश्चन है, इसमें अपने को हर एक फॉर्मेट याद हो जाना, लॉजिक समझ में आ जाना कि क्यों कर रहे हैं, इसका क्यों बना रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट 2। पहले लिखा मैंने पॉइंट नंबर 1 कॉस्ट, और उस कॉस्ट के अंदर 3 कॉलम है जिसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खाली दूर दूर लिख दो, डेट, फेस वैल्यू, कॉस्ट, ऐसे दूर लिख दो। डिस्टेंस पे तीनों भी लिख दो। पहला पॉइंट है कॉस्ट, उसके बाद नीचे अपन मार्केट वैल्यू लिखेंगे, मार्केट वैल्यू, और फिर कंपेयर करेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट बोल के लिखा है पहले हेडिंग। अब क्या करो, डेट कॉलम में लिखो आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस। अब एक बार आंसर में आ जाओ वापस, मेन आंसर में, और मुझे बताओ कि अपने पास ओपनिंग में कितने डिबेंचर थे फेस वैल्यू के? कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर थे? 10,000। ये देखो ना, 10,000 का फेस वैल्यू। अपन ने साल भर में बेचे कितने? तो क्या अभी भी अपने पास ओपनिंग बैलेंस में से कुछ ना कुछ बचा होगा? फीफो मेथड फॉलो कर रहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो बेचे तो ओपनिंग में से ही होंगे, लेकिन ओपनिंग में से क्या 10,000 पूरे बेच दिए क्या? पूरे साल भर में अपने सिर्फ 2,000 ही बेचे फेस वैल्यू के, तो मतलब अभी भी अपने पास ओपनिंग का कितना बचा हुआ है? 8,000। तो यहां पे लिखना है 8,000 फेस वैल्यू में, 8,000 आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस 8,000 इज स्टिल अवेलेबल इन क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस देयर इज स्टिल 8,000 बैलेंस। हाँ, अब इनका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसका? तो सीधा है, 10,000 रुपए के लिए अपन ने 8,000 रुपए पे किए, तो 8,000 के लिए कितना पे किए? या सीधा एक काम करो, 10,000 रुपए फेस वैल्यू है, अपन ने कितने में खरीदे? 8,000 में। तो एक डिबेंचर कितने में खरीदे? समझो ये 10,000 रुपए फेस वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 100 करो पहले, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इज टू 10,000 फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100, क्योंकि अपन ने ऊपर क्या लिखा था? 100 रुपीज पर डिबेंचर अस्यूम। तो ये कितने डिबेंचर है बोलने का मतलब ओपनिंग में अपने पास? देखो मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर का कॉलम नहीं बनाया, तो अपने को अब नंबर कैलकुलेट करने आता। 10,000 को 100 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाते। कितने डिबेंचर ओपनिंग में थे अपने पास? 100 डिबेंचर। और अपन ने 8,000 रुपए में खरीदा, इसका मतलब एक डिबेंचर कितने में खरीदा? 80 रुपए में, 80 रुपीज में खरीदा। तो एक डिबेंचर 80 में खरीदा, तो अपने पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? 80 डिबेंचर है ना, 8,000 नहीं है, 80 है। तो 80 डिबेंचर इंटू 80 करो, सीधा सीधा कितना आ रहा देखो, 6,400। या तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर का 8,000 कॉस्ट है, तो 8,000 फेस वैल्यू का कितना? सीधे सीधे कैलकुलेशन, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर का 8,000 कॉस्ट है, वहां पे लिख के रखो 6,400 के पास में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 10,000 फेस वैल्यू का 8,000 कॉस्ट है, तो 8,000 फेस वैल्यू का कितना? तो 8,000 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 10,000, ऐसा कुछ आने वाला है। 8,000 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 10,000। ठीक है, उसके बाद अगर ओपनिंग में से अभी भी तुम्हारे पास बैलेंस है बचा हुआ 8,000, इसका मतलब ये खरीदे वाले तो अभी भी तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में होंगे, अभी भी तुम्हारे पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में दोनों भी बचे वाले होंगे, क्योंकि फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं अपन। तो तुम्हारा ओपनिंग ही अभी खत्म नहीं हुआ, बेचे नहीं पूरा अपन ने, तो ये तो खरीदे वाले तो अभी तुम्हारे पास रहेंगे। तो क्या करो, ये 1 दिसंबर 1 जनवरी का भी लिख दो। यहां पे क्या लिखना है? यहां पे देखो, 1 दिसंबर का 6,000 का फेस वैल्यू, 5,000 रुपए कॉस्ट, अमाउंट कॉलम में जो लिखा है वो लिखना है। और उसके बाद एक और है, 1 जनवरी का 6,000 फेस वैल्यू, 5,800 कॉस्ट, 5,800। अब सभी कॉस्ट को पहले टोटल कर लो। अपने पास 3 लॉट के इन्वेस्टमेंट्स है, 3 बार लॉट में खरीदे वाले, एक ओपनिंग बैलेंस, एक 1 दिसंबर को खरीदा हुआ और एक 1 जनवरी को खरीदा हुआ, और तीनों के कॉस्ट की टोटल हो गई 17,200, 17,200 हुई क्या? 17,200, 17,200 ये तीनों का कॉस्ट। अब मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं उसको अपन, तो मार्केट वैल्यू कितना है मालूम क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं अपने पास? नंबर ऑफ डिबेंचर एंड ऑफ द ईयर में 20,000 फेस वैल्यू के, लेकिन नंबर निकालेंगे तो कितने आएंगे? 200। तो 200 इंटू 90 करो। देखो क्वेश्चन में 90 रुपीज प्राइस दिया उसने। द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऑन 31 मार्च 2019 वाज 90 रुपीज। तो 90 रुपए अगर मार्केट वैल्यू है, तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने तुम्हारे पास वो निकालना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर? ये देखो ना, टोटल करो ना, इसका टोटल करो, डिवाइड बाय 100 करो। नंबर निकालना बहुत सिंपल है, फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100। तो 8,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 कितना हुआ? 20,000। तो 20,000 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 200। तो 200 इंटू 90 ये आ गया तुम्हारा मार्केट वैल्यू। तो ये 17,200 कॉस्ट, 18,000 रुपए मार्केट वैल्यू। तो अपना रूल क्या है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का, या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करने का रूल क्या है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज, क्वेश्चन में दिए वाला है डायरेक्टली, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस बोल के दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 17,200 और 18,000 विचर इज लेस कौन सा है? विचर इज लेस 17,200, 17,200। ठीक है, तो इसको अपन अभी कुछ भी लिखो मत, इतना यहां पे लिख के उसको रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में इसके और डिस्कस करेंगे अपन।